नमस्कार दोस्तों, मैं देवी सिंह। अपने ये यूट्यूब चैनल पे अपने पशु परिचर को जो स्टार्ट किया है उसमें अपनी दो क्लासें पहले हो चुकी है, जंतुओं में जनन और पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। वो अपने दो क्लास में अपन देख लिए। आज अपन नया टॉपिक करेंगे और नया ऐड हुआ है जो आपने बोर्ड का सिलेबस देखा है उसमें आधुनिक विश्व चरवाए हैं, उसमें वो अपन पढ़ेंगे। जो आपने एनसीईआरटी से बुक से उठाया है 6, 7, 8, 9, 10 को इकट्ठा करके वहीं से उठाया उन्होंने। ठीक है, वो जो जंतुओं वाला तो वो क्या है, आपके होता है ना एलएसए वाला, उसमें से उठाया है। जो जंतुओं में जनन है, पाचन है, श्वसन है, वहां से है। पर बट अपन ये आधुनिक चरवाए जो एनसीईआरटी में जो 6, 7, 8 वाले पढ़ते थे, मगर उसमें से क्या है चरवाए हैं वो अपन को दे दिया है। अपन आज वो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, आधुनिक विश्व में चरवाए। आधुनिक विश्व में चरवाए, ये अपना हेडिंग डाल दो। पर नया टॉपिक है जो इस बार बोर्ड ने नहीं ऐड किया। पिछली बार से कुछ रिलेटिव है ही नहीं, पर क्या करें, अपन को पढ़ना तो है। पर इसमें क्या है, थोड़ी थोड़ी बकरी, गाय, भैंस, भेड़ बकरी की कुछ थोड़े नस्लें हैं। हिमाचल के अलग है और जम्मू कश्मीर के अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, और अपने राजस्थान की पहाड़ों और मैदानों में जो भी है भेड़ बकरी, उनमें हम पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व में चरवाए क्या होता है, जो पहले सबसे पहले आते हैं इसमें घुमंतु चरवाए। कौन से आते हैं? घुमंतु चरवाए। घुमंतु, इसका अर्थ तो आपको पता है, घुमंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, वही। इसमें क्या होता है, जो चरवाए होते हैं, जो पशु चराने वाले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारों, यानी कि भेड़ बकरी हो या अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर। ये देखो, घुमंतु उन लोगों को क्या जाता है जो रोजी रोटी के लिए, यानी पशुपालन में रोजी रोटी तो पशुपालन पर निर्भर रहती, तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ चारा पूरा हो गया तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करेंगे। क्या करेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करेंगे। क्यों यहाँ से चारा कंप्लीट हो गया, यहाँ से भाई मौसम के अनुसार, हर ऋतु के अनुसार अलग अलग मौसम लगता है। ठीक है, मौसम में अलग अलग फसलें होती है, अलग अलग कंटीली झाड़ियां होती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या अपने जो भी पशु है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, वो क्या कहलाते हैं? जो लेके जाते हैं तो उनको कहते हैं चरवाए। और जो क्या होते हैं, पशु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना, जो क्या कहलाते हैं? घुमंतु। आपको एग्जाम में पूछ ले, घुमंतु चरवाए कौन से होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं या पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? घुमंतु चरवाए कहते हैं। हम इतिहास की पुस्तक में चरवाओं के बारे में पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, और कुछ नहीं मिलता है तो भाई पुराने जमाने नहीं मिलता था। अभी भी देख लो आप, कहीं भी जगह जहाँ अकाल रेगिस्तान में वहां बारिशें नहीं हो रही है, तो क्यों बारिश नहीं होगी? बारिश नहीं होगी तो होगी नहीं, फसलें नहीं होगी तो अपने झाड़ियां नहीं होगी, झाड़ियां नहीं होगी, पशु के चरवाए के लिए चारा नहीं उपलब्ध हुआ तो क्या करेंगे? वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना तो पड़ेगा कि पशु चरवाने होंगे, चरेंगे नहीं तो उनकी आय नहीं होगी, रोजी रोटी होगी। क्यों? रोजी रोटी पूरी पशुपालन पे है। घुमंतु चरवाहे वो होते हैं जो चारे पानी की तलाश में अपने मवेशियों को लेकर मौसम के अनुसार, जैसे कि आज गर्मी है, सर्दी है, उसके अनुसार मौसम मेन से क्लाइमेट के अनुसार वो जाते हैं। जैसे सर्दियों में कहा जाते हैं, गर्मियों में अलग जाते हैं, वो अपने अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, देखो, घुमंतु चरवाहे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चराओं में जाते हैं। सर्दी में अलग जाते हैं, गर्मियों में अलग जाते हैं। ठीक है, चरवाहा में कौन कौन से पशु आते हैं आपको पता है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट। आपने कहीं प्लेटफॉर्म से और से पढ़ा होगा कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी बारे आपने सारा का सारा पढ़ लिया, क्योंकि पहले अलग सिलेबस था, अब अलग सिलेबस है। तो गाय, भैंस, भेड़ मोटा मोटा आपने सबने पढ़ लिया। ऐसा कोई है ही नहीं जो कोई भी ऐसा पशु परिचर की तैयारी कर रहा है उसने नहीं पढ़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपको सबको पता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी है, ये सारे कौन से रुमंती जानवर है, रूमिनेंट्स जानवर, रूमिनेंट्स एनिमल। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी मुख्यतः अपन क्या है, जैसे जैसे मेरे इलाकों में देख लो जाओ तो भेड़, बकरी, ऊंट है तो रईका जाति। वो अपन आगे पढ़ेंगे कौन कौन से समुदाय कौन से नहीं पालते, कौन से पालते, कौन से नहीं पालते, आपने पढ़ा ही होगा। फिर देखते घुमंतु चरवाहा, उनकी आवाज आई, ये हेडिंग लगाओ, घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाज आई, यानी कि आगे गमन। जैसे पहाड़ों में रहने वाले प्रमुख चरवाहे कौन कौन से? देखो, गुज्जर बकरवाल, ये अपने जे एंड के, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। गुज्जर बकरवाल। गद्दी, ये है हिमाचल प्रदेश में अपने। भोटिया, शेरपा एंड किन्नौरी, ये अलग अलग समुदाय के लोग थे, अलग अलग। देखो, एक तो गुज्जर बकरवाल था जो जम्मू कश्मीर में, गद्दी है जो हिमाचल प्रदेश। आपको एग्जाम पूछ ले गुज्जर बकरवाल कहाँ की है, तो आप बता दोगे क्या? जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो गद्दी। और भोटिया, शेरपा और किन्नौरी, ये अलग अलग। या उनमें से पूछ ले कौन सा समुदाय नहीं है, तो आपको ये 4-5 नाम याद रखने। नाम याद रखो तो आपको फ्लो बैठ जाएगा। कहाँ? गुज्जर बकरवाल पढ़ा था, गद्दी पढ़ा था, भोटिया पढ़ा, शेरपा पढ़ा और किन्नौरी पढ़ा आदि। ये जम्मू कश्मीर में गढ़वाल समावी में गुज्जर बकरवाल, ये लो जम्मू कश्मीर मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ से अपन देख लेते कौन सा समुदाय है कि नहीं है। देखो, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से, ये याद रखना, गुज्जर बकरवाल।
गुज्जर ये एक बकरी की भाई नस्ल है, या ध्यान रखना, गुज्जर ये बकरी की भी नस्ल है, गुज्जर बकरी की नस्ल है, या आप लिख देना बकरी की नस्ल है, नस्ल बकरी की कौन सी नस्ल है, गुज्जर बकरवाल। और ये समुदाय भी है जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर का। एग्जाम में पूछ, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका, या ऐसे देख लो, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कौन सा समुदाय चरवाहों के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। तो आप ऑप्शन में देख लो, पहला ऑप्शन लिख दे आपके गुजर बकरवाल, दूसरा ऑप्शन से दे गद्दी, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको भोटिया, और चौथा ऑप्शन आपको दे दे उपरोक्त सभी। तो आप बताओ कौन सा है, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्या बनेगा, जम्मू कश्मीर में कौन सा समुदाय चरवाहों के लिए जाना जाता है, तो आप बता दो कि सर गुजर बकरवाल जाना जाता है ठीक। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सी गद्दी, ये मैंने पहला बता, ये है जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। आप एचपी याद रखो सीधा शॉर्ट फॉर्म में, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश कर देना। गुजर बकरवाल समुदाय 9वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में चरवाहों की तलाश में घूमते, कौन सी सदी में, 19वीं सदी में तलाशते हुए जम्मू कश्मीर में आए थे। कालांतर में यही बस गुजर बकरवाल समुदाय के लोग सर्दियों में सितंबर, यानी सर्दी कब, सितंबर में ऊंची पहाड़ियां, देखो सर्दी पड़ती तो ऊंची पहाड़ियां, जैसे ये पहाड़ियां है, सर्दी होती तो ऊपर चले जाते, गर्मी होती तो वापस नीचे आ जाते, बाड़ी से ढके जाने पर शिवालिक की निचली पहाड़ी में चले जाते भाई। सूखी झाड़ियां उनके चारों के लिए चारों उपलब्ध, क्यों अगर गर्मियों में देख लो, सर्दियों में अगर बर्फ पड़ेगी तो जो भी है झाड़ियां वो तो क्या होगी, हरी होगी, गीली होगी तो होगी नहीं। सूखी झाड़ियां कब होगी, जब गर्मियां होगी। गर्मियों के टाइम क्या आते हैं, वो गर्मियों के टाइम ऊपर चढ़ते हैं, और सर्दियों के नीचे, क्यों सर्दियों ऊपर जाएंगे जम्मू कश्मीर, या तो सर्दी होगी तो वो तो नीचे आएंगे ना, सारे भेड़ बकरी सारों को नीचे लेके, क्यों, यहाँ पे क्लाइमेट सेट नहीं होगा, ना वनस्पति सेट होगी, फिर क्या होगा, वो गर्मियों ऊपर जाएंगे वापस, क्यों, यह ठंडा इलाका है, ठंडा इलाके के कारण वो ऊपर जाएगी। आगे देखते हैं, फिर देखो गर्मियों, सितंबर में तो सर्दियां, अप्रैल गर्मियों में तक गुजर बकरवाल समुदाय के लोग पशुओं को लेकर कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हो। मैंने क्या बोला भाई, कश्मीर में तो गर्मियां पड़ेगी तो ऊपर अप्रैल के महीने में ऊपर लेके जाएंगे, सर्दियों में क्या नीचे जाएंगे, क्यों, ऊपर ठंडा इलाका है, ठंडा इलाके के कारण क्या होगा, सर्दियों में नीचे आना पड़ेगा, क्यों, क्लाइमेट सेट नहीं होगा। फिर क्या होगा, गर्मियां ज्यादा होगी, गर्मियां ज्यादा होगी, नीचे क्लाइमेट सेट होगा, क्यों, गर्मी ज्यादा, फसलें नहीं, या फिर कुछ भी है तो इसके कारण वो ऊपर जाएंगे वहां पे, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश की गद्दी समुदाय सर्दियों में शिवालिक की पहाड़ियां है, कहाँ जाती है, शिवालिक की पहाड़ियां में मवेशियों को ले जाते हैं, तथा सूखी झाड़ियां, कौन सी, सूखी झाड़ियां, गर्मियों में सूखी झाड़ियां उपलब्ध करवाती है। गद्दी समुदाय अपने मवेशियों के साथ पूरी गर्मियां लाहौल और स्पीति में बिताते हैं। ये आप क्वेश्चन याद रखना, गद्दी समुदाय के लोग कहाँ पे अपना समय, गर्मियों में अपना समय निभाते हैं, तो आप लगाना लाहौर और स्पीति, जहां बर्फ पिघलने के घास के मैदान उपलब्ध होते हैं, क्या, बर्फ पिघलने के घास के मैदान। नोट, गद्दी समुदाय के लोग सितंबर तक वापस ऊंचे स्थानों में से नीचे स्थानों की ओर लौटने लगते हैं। वापसी में लाहौल, ये मैंने अभी लिखा लाहौल और स्पीति, ये ध्यान रखना, दोनों किससे संबंधित है, अपन को गद्दी से संबंधित है, ये दोनों याद रखना। गद्दी जो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। आगे देखो, इस दौरान गर्मियों की फसलों को काटते हैं तथा सर्दियों में फसल की बुआई करते हैं। यहाँ पे क्या, गर्मियों में फसलों को काटते हैं और सर्दियों में बुआई करते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं, ये याद रखना, ये भी अलग अलग समुदाय है। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में बाबर, कहां पे, बाबर, सर्दियों में जाते हैं बाबर, और गर्मियों में कहां जाते हैं, बुग्याल। आपको क्वेश्चन पूछ ले, गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में किस स्थान पर जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बाबर। और अगर गर्मियों में पूछे, गर्मियों में घास के कहां जाते हैं, तो बुग्याल। ये दोनों अंडरलाइन कर लेना आप, जो भी आप अभी नोट्स लिखो ना इसमें से, तो आप बुग्याल और बाबर को, सर्दियों में बाबर और गर्मियों में बुग्याल के मैदान, ये दोनों याद रखना, बुग्याल और। क्वेश्चन ये देख ले, गढ़वाल या फिर सर ये पूछ ले, गढ़वाल और कुमाऊं के अनुसार गर्मियों में कहां जाते हैं, या फिर सर्दियों में, सर्दियों में कहां जाते हैं, बाबर, और मैदानी भागों में कब जाते हैं, गर्मियों में, ये याद रखना। फिर देखो, चरवाई एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाने के बाद दूसरे स्थान, जब मैंने अभी पहले क्लास स्टार्ट करने के बाद क्या है, घुमंतु चरवाहा को एक स्थान से दूसरे स्थान, क्यों, यहाँ हरियाली खत्म हो गई तो एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं को चराने के लिए जाना तो उनको पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से वहां पलायन, अगर वहां खत्म होगी तो वापस यहाँ आने पड़ेगी, तो उनका क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका आना जाना रहता है, क्यों, उसका वहां पे वनस्पति या कंटीली झाड़ियों के अनुसार।
हमको चलना पड़ता है। फिर देखो चारा की हरियाली खत्म हो जाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान लौट आते, जिससे उन चाराओं में दोबारा हरियाली आती। जैसे देखो यहाँ, अगर यहाँ हरियाली है, यहाँ गए भाई, एक एक ऋतु है, इस मौसम में तो यहाँ पे फसलें होगी, बढ़िया बढ़िया होगी, ये तो यहाँ से होगी, यहाँ चरवा लेंगे। मान लो ये स्थान काल पड़े या सूखा हो गया, तो यहाँ से ये प्लान करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, यहाँ कर ली, फिर एक सीजन ऐसा आएगा यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, तो ये क्या कर वापस आएंगे प्लान करके, तो यहाँ तो हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों साइड में नहीं हो रही है भाई। यहाँ अगर मान लो दोनों साइड में नहीं हो, तो तीसरी जगह और ढूंढेंगे, वो कोई किसी किसी भाई, ऐसा है नहीं एक पे निर्भर रहेंगे। पशु को चराने, उनके इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पशु को चराना तो पड़ेगा भाई। यहाँ जाओ चाहे यहाँ जाओ, कहीं पे जाओ, इनको ऐसा तो है नहीं भाई तीनों साइड में, अगर तीनों साइड में होगी तो चौथे स्थान देखेंगे वो नया। ऐसा उसे क्या कहते हैं, घुमंतू चरवा, मतलब यही है पूरा, एक स्थान से दूसरे स्थान वाले। ये अलग अलग जाति अलग अलग क्या ले रहे, जैसे अब गढ़वाल और कुमाऊं क्या कहलाते हैं, सर्दियों में जाते तो बाबर, और गर्मियों में कौन से कहलाते हैं, बुगिया, ये ध्यान रखना। फिर अपन अगला अलग अलग देख लेते हैं। चरवाहे पहाड़ों के साथ साथ पठारों, मैदानों और रेगिस्तान में अलग अलग मौजूद है भाई। पहाड़ों में अलग है, अलग अलग समुदाय पहाड़ों में भी है, अलग अलग समुदाय मैदानों में भी है, और अलग अलग समुदाय अपने रेगिस्तान में भी है। अपन भाई अपन राजस्थान के, ये तो पता है, रेगिस्तान वाले तो सबको पता है भाई। पशु परिचर वाले कोई ऐसा है नहीं, कोई जम्मू कश्मीर वाला कर रहा है, वो नहीं है तो राजस्थान वाली। तो पहाड़ों को चलो यहाँ नहीं पता है आपको, मैदानी कम पता है, तो रेगिस्तान वाला तो पता ही है भाई। ये अपने अरावली वाला तो ये तो बता सकते हो ना, अरावली वाला, ये हड़ौती वाला आप तो बता सकते हो, पहाड़ी इलाकों वाला। रेगिस्तान तो पश्चिमी राजस्थान में, ये तो बता सकते हो भाई। रायका समुदाय वगैरह वो कहाँ आएंगे, ये आएंगे रेगिस्तान में। रायका समुदाय है जो ऊंटों के पालक, वो अपन आगे देखेंगे अभी। यहाँ चरवाहे बरसात और सूखे के मौसम के साथ, अगर बारिश होगी तो अपने घास होगी, नहीं होगी तो बस रेस्ट करो भाई। ये यहाँ यही अपना है क्लाइमेट ऐसा है, अगर बारिश होगी तो वनस्पति होगी, वनस्पति होगी तो बस वो चरेंगे, नहीं चरेंगे नहीं, वो अकाल पड़े तो क्या करेंगे, वहां एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, अपने स्थान से बदलते रहते हैं। पठारों, मैदान और रेगिस्तान में प्रमुख चरवाहे कौन कौन से अलग अलग अपन देख लेते। देखो महाराष्ट्र में कौन सा है, डंगर, ये याद रखना है। पूछे डंगर समुदाय कहाँ का है, महाराष्ट्र का। गुजर बकरवाल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। गद्दी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। और डंगर कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ये अलग अलग समुदाय, यार क्यों मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप ध्यान रखना थोड़ा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सूखे पठारी क्षेत्र कौन कौन से, गोला, कुरमा और करूबा। किस स्थान में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये अपने भारत का मैप है, मान लो ये, तो अपने यहाँ नहीं देखते कौन सा गोला, कुरमा और कौन सा स्थान है। ये तो कर्नाटक हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया, तो यहाँ पे कौन कौन सी है, गोला, कुरमा और कुरबा, ये तीनों यहीं पे। ये समुदाय याद रखना, मिलान वाले क्वेश्चन कभी पूछे कर्नाटक में पाई जाने कौन से समुदाय पाए जाते हैं, तो आप लिख लेना भाई गोला, कुरमा या कुरुबा। या ये क्वेश्चन देते गोला किस समुदाय, गोला समुदाय कहाँ का है, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आगे देखो राजस्थान के रेगिस्तानों में, ये सब कुछ पता होगा, राई का समुदाय अपने राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश, यूपी में, पंजाब है, और एमपी में और महाराष्ट्र में कौन सा, बंजारा समुदाय कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र। कौन सा समुदाय, बंजारा समुदाय। रायका कहाँ पे, राजस्थान में। ये क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, या पूछ ले राजस्थान में पाई जाने वाली, राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी जाति वाली, कौन सी जाति चरवाहों के लिए जानी जाती है। चरवाहों के लिए जानी जाती है, तो आप बता दोगे साहब, रायका समुदाय। कौन सा, रायका समुदाय। ये आप यहाँ थोड़ा स्टार लगा देना, राजस्थान में पाई जाने कौन सा, रायका। यहाँ ऊंट पालक लिख देना, ऊंट पालक। सर्वप्रथम ऊंट पालने वाली कौन सी जाति है, रायका जाति। अगर आप कार्ड कल्चर में पढ़ते हो, कौन है, लोक देवता, बाबूजी, ये ध्यान रखना थोड़ा। कच्छ के रण यानी मालाधारी चरवाहे, माला, ये पूछे कच्छ का रण कहाँ है बताओ, कच्छ का रण ये लिख दिया होगा। कच्छ का रण ये पड़ता अपना गुजरात में, गुजरात में कौन सा, मालाधारी। डगर कहाँ होगी, महाराष्ट्र में। गद्दी कहाँ हो गई, हिमाचल प्रदेश में। गुजर बकरवाल कहाँ हो गई, जम्मू कश्मीर में। और गोला, कुरबा और कुरुमा कहाँ होगी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कौन सा समुदाय, बंजारा समुदाय। ये याद रखना अलग अलग। डंगर महाराष्ट्र का एक प्रमुख चरवाहा समुदाय, ये पहले आपने देख लिया था, तो ऊपर लाइन आई थी। डंगर कहाँ का है, महाराष्ट्र का। फिर देखते हैं 20वीं सदी में शुरुआत में डंगर समुदाय की आबादी कितनी थी, 4 लाख, 4,67,00,000,
67,000। डंगर समुदाय के अधिकार अधिकतर लोग क्या थे? गडरिया। आपकी पोस्ट कौन से पशु परिचर वाले? भाई आपकी 3 क्लाइमेट अटैच की हुई, एक तो गडरिया, ठीक है, एक तो आपकी जलधारी, एक पशु परिचारक। ये तीनों को ऐड बना के आपको क्या दिया है? एनिमल अटेंडेंट। एनिमल यानी कि पशु परिचर। तो क्या गडरिया, क्या आप भी शामिल हो गडरिया में, जलधारी हो, चाहे कुछ भी हो, 4th ग्रेड 1 हो, इस सारों को एक इंक्लूड करके एक एनिमल अटेंडेंट क्रिएट किए, तो वो सब आप लोग हो गए भाई, ठीक है। फिर आगे देख ले, डंगर गडरिया पशुओं को लेकर बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में, कौन से मध्य पठारों में, ये कम बारिश वाला एक अर्ध शुष्क इलाका है। कौन सा? अर्ध शुष्क। आपको राजस्थान में पढ़ाई हो, राजस्थान की मैप बता देता हूं, तो नक्शा नहीं बनेगा भाई, फिर भी अपन ट्राई कर लेते हैं, लोग पतंगाधार ही बना देते हैं, सबसे बेस्ट है। तो अपने यहाँ पश्चिमी राजस्थान कौन सी पाई जाती है भाई? शुष्क जलवायु पाई जाती है, आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी। फिर कौन सी पाई जाती है? अर्ध शुष्क पाई जाती है। कोपेन के अनुसार पढ़ते हो, BWSW, BSSW जियोग्राफी आप मैडम करवाएगी। आपने जियोग्राफी जो सिलेबस चल रहा है अपने यहाँ पे, उन्होंने करवाया होगा आपको। फिर देखते हैं डंगर संप्रदाय कहाँ का है भाई? डंगर कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र। अक्टूबर के आसपास चाराओं की तलाश में पश्चिम की ओर, पश्चिम है कोंकण भाई, पश्चिम में कौन सा है इलाका? कोंकण। इस साइड में इलाके में चले जाते हैं। डंगरी के मवेशी खरीफ की फसलें आपको पता है, एग्रीकल्चर, सारे एग्रीकल्चर और वेटनरी से संबंधित है। यहाँ पे 8 साल खरीफ का, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको खरीफ की फसलें नहीं पता है। 5 साल खरीफ की फसल है ना, वो आप कमेंट करो, 5-6 खरीफ की फसल और रबी की फसल। फिर देखो ढूंढो, खेतों में बची हुई ढूंढो, जैसे आप फसल है, फसल में जो अपने तना वगैरह बच जाता है तो वो खाने के लिए छोड़ ही देते हैं ना पीछे। जैसे आपके जैसे रायडा हो, चाहे मूंगफली हो, कुछ भी हो, जो पीछे बच जाते किस लिए? पशु के लिए। कैसे नहीं कहते भाई, गुआर है तो गुआर को ऐसा करो, पशु को चरवा लो। क्यों पशु को चारा हो जाए भाई, महीना 2 महीना उनके लिए चरवा हो जाए, उसको क्या कहते? ढूंढो। खाद में और गोबर से खेतों में खाद उपलब्ध करवाते। अगर वो चरेगी तो वहां खाद डालेगी, तो अपन को ऐसा खाद भी नहीं डालना पड़ेगा भाई, अपनी फसल उगी हुई, फसल के पीछे बची, आप काट लिए एक बार काटने बाद फिर क्या, महीने 2 महीने वो खाली रहती है, फिर क्या पशु अपन क्या अंदर डाल देते भाई, चलो महीना 2 महीना चरे, तो वो उसके खाद डालेगी, जो भी अपना खाद। अपन को ऐसा नहीं है भाई बाहर से लेके खाद डालना पड़ेगा, तो 1-2 महीने चलेगी तो पूरे खाद से एकदम हो जाएगा जितनी उनको आवश्यकता है, ठीक है। कोंकणी किसान के दगरों में चावल की उपलब्ध करवाते हैं। कौन? कोंकणी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठारी क्षेत्रों में गोला समुदाय के लोग भैंस और गाय पालते। कौन से समुदाय भैंस और गाय ज्यादा पालते? तो क्या करोगे? गोला। कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोग भेड़ बकरिया। ये अलग अलग है भाई। गोला क्या पालते थे? गाय भैंस। और कुरमा और कुरुबा क्या पालते थे? भेड़ बकरिया। गोला समुदाय के लोग भैंस गाय, और कुरमा और कुरुबा भेड़ बकरिया। कौन सी? भेड़ बकरिया। गोला, कुरमा और कुरुबा समुदाय के लोग जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे काम धंधे, जैसे कि दूध, दही, घी, ये सारों का मार्केट में देते भाई। ये दूसरा काम उनको, मार्केटिंग भी करना है भाई। ऐसे चरों पे तो कैसे रही आर्थिक स्थिति? ऐसा नहीं भाई चरा लिया वापस ले, उन पे क्या होगा? जो पशुओं से दूध है, घी है, छाछ है, पनीर है, जो भी बनाते तो क्या सप्लाई करते थे मार्केट में, उससे क्या उनकी इनकम आती थी, तो उनका सोर्स चलता था, ठीक है। और ये है कहाँ की बताओ? ये कहाँ की है? गोला, कुरमा और समुदाय अपने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, है कि नहीं है? फिर देखो ये लोग सूखे महीनों में तटीय इलाकों में की तरफ जाते। तटीय इलाके, सूखे इलाकों में, तटीय इलाके, जब बरसात के दिनों में होते तटीय इलाकों से दलदल की ओर उत्पन्न हो जाते भाई बारिश होगी। इनका एक ही भाई अपने चैप्टर का यही है, अगर चरवाने हैं तो वहां अगर वनस्पति है तो चरेंगे, अगर नहीं है तो आपको दूसरी ओर जाना पड़ेगा। भले कुछ भी, अगर आपकी रोजी रोटी पालन करना है, अगर आर्थिक स्थिति बढ़िया करनी है तो एक स्थान से दूसरे स्थान अगर चरवाए के लिए जाना पड़ेगा। अगर फसलों के लिए पशु को चराना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही होगा। ऐसे नहीं भाई ही नहीं, सूखा पड़ा है यहाँ चराओगे क्या पशु पे? भाई बाहर से लाके कितना लाके दोगे भाई? आप अपने 100 मानो आपके पास 200 से 250 पशु है, उनको आप कितना खिला दोगे लाके भाई? ये आज आप लेके भाई 5,000-6,000 चारा ले आके भाई, ऐसा तो है नहीं 12 महीना कंटिन्यू चरा सको। तो ऐसा कर क्या करोगे? एक स्थान से दूसरे स्थान, ऐसा है क्या? दो जने जाओ,
भाई आपने पश्चिम राजस्थान वगैरह ऐसा है ही नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता भाई मैंने आज सर ये चरवाहे क्या होता है मैंने देखे नहीं। हर किसी नगर गली आप जाओ, किसी इलाके में जाओ, मिल जाएंगे आपको। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई इलाकों में कौन सा समुदाय? बंजारा। ये समुदाय आप सारे याद रखना भाई, कौन कौन से किस समुदाय, कहाँ से नहीं है भाई। जम्मू कश्मीर का कौन, हिमाचल का कौन, कर्नाटक आंध्र प्रदेश का कौन, महाराष्ट्र का कौन और यूपी का कौन। बंजारा कहाँ का है, गोला कहाँ का है, गद्दी कहाँ का है, गुजर बकरवाल कहाँ है, ये आप मैचिंग याद रखना। मैं आगे ट्रिक बताऊंगा। बंजारे के रास्ते में अनाज चारे के बदले गांव वालों को जानवर व दूसरी चीजें बेचते हैं। भाई एक तो नहीं बेच सकते भाई, जानवर तो बेच लिए उससे इनकम होगी। तो मैंने क्या बताया पहले, घी दूध वगैरह अगर साथ रखते तो वो क्या बाजार में इकट्ठा करके बेच देते थे। राजस्थान में रेगिस्तानों में देखो कौन कौन से राजस्थान वाले जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर आदि में रईका समुदाय निवास करती है। भाई रईका, रेबारी, रेबारी है कि नहीं है, पाली वालों को पता ही है रेबारी, रईका। राजस्थान के भाई कौन कौन से जिला के, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये कौन सा अपने पश्चिमी राजस्थान वाला है पूरा। बरसात के मौसम में रईका समुदाय अपने गांव में ही रहते क्योंकि वहां उन्हें चारा मिल सकता है। भाई बरसात अपने यहाँ होती है भाई, अपने जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर कहीं जाओ आप, बारिश होती है तो अपने भी यहाँ होती है, तो दूसरी जगह जाना क्यों है? अगर नहीं है तो जाना भाई। ऑफ सीजन होते, अपन नहीं कहते क्या सारा ऑफ सीजन थे, ऑफ सीजन क्या करते, एक स्थान से चले जाते भाई दूसरी ओर धंधा देखते हैं। तो यहाँ अगर अपन बारिश हो गई है, अब देखो आपको पता है कितनी बारिश हुई, तो अपने हो गई है भाई, फसलें झाड़ियां हो गई है, घास वगैरह हो गई है, तो यही चरवाएंगे, दूसरे क्यों जाए, अपने घर पे बैठे। अगर 6 महीने बाद नहीं हुआ, कुछ अकाल पड़ा तो चलेंगे भाई आगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। फिर क्या है, अक्टूबर तक चारागाह सूंघने से राईका समुदाय नए चारागाह की तलाश में एक दूसरे। अक्टूबर महीने में तो आपको पता है बारिश वगैरह है नहीं, तो क्या वहां क्लाइमेट सेट है कि नहीं, बारिश होगी नहीं तो घास होगी नहीं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर लेंगे। राईका समुदाय के लोग क्या क्या पालते हैं, देखो ऊंट, भेड़, बकरियां मुख्य तो क्या है भाई। राईकों के पास क्या है सबसे ज्यादा, रेबारी के पास ऊंट है, फिर भेड़, बकरियां। राईका समुदाय के लोग रास्ते में पड़ने वाले किसानों से भी अच्छे संबंध। भाई एक गांव से दूसरे गांव जाओगे तो भाई अपने को व्यवहार तो अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो गांव दूसरे गांव में कौन ठहरने देगा भाई। ये अपन जा रहे हैं, किसी को भाई 50 है, 100 है, 250 है, 300, 2-3 दिनों के, जैसे आप फ्रेंड सर्किल देखा ही होगा, 2-3 दिन आते हैं, उससे क्या लमसम आपने 1000-2000 इतने होते कि नहीं होते, 1000-2000 भेड़े साथ में जाती है, तो उन्हों के लिए क्या कहते हैं भाई, एक गांव गए तो यहाँ पानी पिलाना है, रुकाना है, तो क्या दूसरे गांव में थोड़े संबंध तो रहने चाहिए। व्यवहार तो होगा तो रुकने देंगे ना, ऐसा तो कोई नहीं रुकने देगा। फिर देख दो, ये याद रखना, राईका समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पे भाई, जैसे अब यहाँ है राईका समुदाय, दूसरे गांव में गए भाई, यहाँ के लोग जो लोकल गांव के है, लोकल वाले तो यहाँ पे आएंगे तो उनको भाई व्यवहार तो रखना पड़ेगा। ये तो ऐसा कौन बैठने देगा, साहब यहाँ पे मेरे को बकरियां रखनी है भाई 2 दिन के लिए, मैं फिर यहाँ से हम आगे पलायन करेंगे, तो यहाँ रखने के लिए उनके साथ क्या बढ़ाने पड़ेंगे, संबंध। भाई अच्छे संबंध होगी तो रुकने देंगे, नहीं तो आप कोई खोड़ीला आदमी आ जाओ तो कहीं करे नहीं। फिर आगे देखते हैं, ये देखो ये राईका वाले थोड़ा ब्लर है पिक, ये देखो ये राईका समुदाय है, ये ऊंट वगैरह है पीछे, ये अंग्रेज आए हुए उनसे मिल रहे हैं भाई, कौन, अंग्रेज। ये राईका समुदाय, राईका कौन है, राईका ऊंट पालक है, ऊंट पालक जाति, ऊंट पालक समुदाय है राईका समुदाय, जो मुख्यतः कहाँ है अपने रेगिस्तान में मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में मुख्यतः क्या पालते, ऊंट और साथ के लिए भेड़, बकरियां। ये थोड़ा थ्योरिकल है, आप थोड़ा समझ लोगे तो वही है, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, थ्योरी आपको याद करनी पड़ी, कौन सा क्या समुदाय। इसमें समझा क्या, ये राईका समुदाय मैं बता सकता हूँ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, मैं आपको याद करना पड़ेगा। अगर कल पाचन वाला, जंतु वाला या रोग वगैरह तो उसमें समझाऊं, इसमें तो आपको एक टू लाइन याद रखनी, कौन सा क्या है कहाँ से नहीं है, मैं बता सकता हूँ ये है। फिर अपन आगे देख लेते हैं, ये लो ये राईका है, उनके लिए देखो पगड़ी, देखो दिख रही है पगड़ी, लाल पगड़ी, बाल ये पहनी हुई, ये कच्छा पहने हुआ, व्हाइट वगैरह पहनते कि नहीं पहनते, यहाँ जेब होती है साइड में, ये अपने राईका समुदाय के लोग हैं। फिर अपन आगे देखते हैं, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। उसमें देखो कैसे जिंदगी बदल दी, चरवाहों में कमी आने लगी, कहाँ आने लगी, चरवाहों में, चारागाहों में कमी आने लगी, चरवाहों के इधर उधर जाने पर पाबंदी लगने लगी, चरवाहों में वसूलने लगी भाई, कर वसूलने लगे भाई, कहीं तो कर ही ले रहे हैं ना भाई, साहब मेरे यहाँ जमीन है तो आप पशु को लेके आओगे तो कर तो लूंगा भाई, कोई नहीं लेते
भाई को तो आपने पहले देखे कर तो लेते ही नहीं लेते साहब, यहाँ आ रहे हो तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो मैं पशु को अपने खेत में नहीं डालने, कोई नहीं डालने देता। वो क्या लेते, टैक्स लेते थे। फिर क्या खेती में चरों का हिस्सा घटने लगा। फिर आप मैप के हिसाब से देख लेना थोड़ा, अब जो भी इतनी देर में पड़ा है, जो कौन कौन से देखो, गुजर बकरवाल ये कौन सा इलाका है, JNK है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर क्या है, पाकिस्तान ये अलग ही साइड में आ गया, ये गुजर, ये नेपाल, ये भूटान, ठीक है। अब ये करूबा गोला ये अपने यहाँ पड़ा था, यहाँ कौन सा पड़ा था, कर्नाटक, और कौन सा बताओ, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये मलदारी ये कहां पड़ा था, और यहाँ पे एक धंगर पड़ी थी, ये धंगर ये अपने पड़ती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, कौन सी, महाराष्ट्र में। फिर ये बंजारे, बंजारे बताओ, और ये रायका, रायका अपने रेगिस्तान में, रेगिस्तान कहाँ है ये भारत में, राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में ये बंजारे। दो जगह पे बंजारे कौन कौन से बताओ, एक तो पंजाब था, पंजाब था, एक यूपी था, एक MP था, एक कौन कौन सा बताओ भाई, एक पंजाब था, यूपी था, MP था, एक और कौन सा है, आप बताओ यार। क्लास देखिए, आपको सबको पता ही होगा, एक 3 महीने पहले ही बता दे, पंजाब, यूपी, MP, एक और था, ये आप यहाँ कमेंट बता दे, मैं यहाँ छोड़ देता हूँ आपके लिए बॉक्स, ठीक है। फिर आगे देख लेते भाई, ऐसा कोई है नहीं सर मेरे को मैप नहीं पता, ये बात भाई ऊपर जम्मू कश्मीर है, ये और गद्दी अपनी ये रही हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपने सारी नस्लें आप इसे देख ले, कौन सा क्या समुदाय किसमें, वो आप देख लेना, ये मैप के अनुसार कहाँ कहाँ है, देख लीजिए, मलदारी यहाँ है, यानी कि भेड़, ठीक है, बंजारे यहाँ है, रायका राजस्थान में, ये गद्दी यहाँ, भूटिया गुजर ये हो गया, पहली लैंड पड़ी थी, भूटिया कहाँ है, ठीक है। फिर गुजर बकरवाल ये पाकिस्तान के यहाँ बॉर्डर टच है, यहाँ अपने राजस्थान आ गया पूरा, ये अपना राजस्थान है पूरा, ये जियोग्राफी में आप पढ़ चुके हो, ये राजस्थान है जिसके अपने 5920 सीमा है, उसमें से पश्चिम राजस्थान ये रहा। इसमें कौन कौन से जिले आपने देखे ही होंगे, एक तो देखा बाड़मेर, ठीक है, एक जैसलमेर, ठीक है, एक जोधपुर, एक लिखा बीकानेर। ये 4 समुदाय अपने मेन थे, जो रायका समुदाय यहाँ पे निवास करती है और चारागाहों के लिए जानी जाती है। फिर अपन देखते हैं, भारत में चौरा मैप देख ले। जमीन से मिलने वाला लगान अंग्रेज सरकार के आमदनी का मुख्य स्रोत था। भाई जमीन पे जो अंग्रेज सरकार करती क्या थी, टैक्स लगाती थी जमीनों पे। भाई इतनी जमीन आपको दे रहे हैं, भाई किसान अगर खेती करे, चाहे चरवाए कुछ भी करे, अपन को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो उनपे क्या करती थी, उनकी इनकम सोर्स या जमीनों पे ही छोटी छोटी जमीन देते थे, उन पे टैक्स ज्यादा वसूलते थे। अंग्रेज सरकार आमदनी का मुख्य स्रोत था, इसलिए वो चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील करना चाहते थे। भाई खेती की जमीन को किसमें, चारागाहों में तब्दील करना चाहते थे, उनको क्या मिल रहा था, ज्यादा टैक्स मिल रहा था। अंग्रेज बिना खेती की जमीन को बेकार मानते थे। भाई अगर खेती नहीं हो तो क्या, जमीन बेकार है। और उन्होंने खेती के लायक बनाने के लिए प्रति भूमि को विकास, प्रति जो सरकार जो अपन देखते हैं ना कि हाँ ये पड़त भूमि है, ये खुली है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रति भूमि। फिर अपन देख, अंग्रेजों गैर खेतिया जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास तरह के लोगों को कई तरह की रियासतें देकर सौंपने लगे। अलग अलग रियासत देकर, जैसे अपन नहीं कहते भाई किसान ये दे सकता, अपन टैक्स ज्यादा देगा उसी को दे देते, तो ये सिस्टम था उनका, ताकि उस पर खेती बढ़ावा दिया जा सके। अंग्रेजों द्वारा गैर खेतिया, जो खेती नहीं करते, जिसके पास जमीन नहीं थी, खैर खेतिया जमीन को खेतिया जमीन में परिवर्तन करने, जैसे ये जमीन है वो उस पर खेती नहीं होती, भाई उसमें खेती नहीं होगी तो क्या घास तो होगी पशु चरने के लिए, तो वो तो कुछ तो होगा, तो वो सिस्टम था। चरागाह समेटने लगे और चराओं के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक अंग्रेज अनेक प्रांतों में वन अधिनियम पारित किया। वन अधिनियम पारित किया भाई। वन अधिनियम कब हुआ, 1956, 1956, ठीक है। देवदार और साल जैसी कीमती लकड़ी वाले, कौन सी देवदार और छाल, कीमती लकड़ी वाले वनों को आरक्षित वन घोषित किया भाई। कौन कौन से वन, देवदार, छाल, देवदार वृक्ष और छाल की लकड़ी को तो क्या किया, आरक्षित वन घोषित किया। फिर अपन आगे देख, जंगली जानवर के बारे में कुछ जंगलों में पढ़ लेते हैं। कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया। उसमें चराओं की आवाजाही पाबंदी लगा दी भाई, सारे नहीं आ सकते ना, किसी किसी को जिसने टैक्स दिया वही आएगा अंदर। अंग्रेजों को लगता था कि पशुओं में चरने से छोटे पौधे और पेड़ों की नई कोल पे नष्ट हो जाती थी। भाई भेड़ बकरियां चरेगी तो छोटी छोटी भी नहीं छोड़ेगी झाड़ियां, तो उसे अंग्रेजों को क्या लगा, भाई अगर नया पौधा भी लगा है तो वो भी बकरियां नहीं छोड़ेगी, तो इसलिए क्या अगर वनस्पति में हाथ हो रहा था, इसने उन्होंने मना कर दिया। जिन क्षेत्रों में चराओं को जंगलों में प्रवेश करने की छूट दी जाती वहां पर
उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। अगर छूट दे दी है ना यहाँ पे, अगर आपको चढ़ना है तो वहां पे कड़ी नजर रख, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। चरवाहों को जंगल में दाखिल होने से लिए परमिट लेना पड़ता तथा जंगल में प्रवेश व वापसी की तारीख बतानी पड़ती। परमिट, अब बसें वगैरह नहीं चलती अपनी, तो उसके के लिए क्या लेनी चाहिए? परमिट। भाई जैसे कि गाड़ी वगैरह लेते हैं अपन, कुछ भी नया गाड़ी लेते हैं तो उनकी परमिट तो चाहिए अपन चलाने के लिए। अगर आपकी किस टाइम लिया है, किस टाइम दोगे, किस टाइम नहीं लोगे, तो पशु चराने के लिए भी परमिट बनना पड़ता है। भाई आप इस तारीख को आए थे, इसमें आप इस तारीख को जाओगे, तो सारे परमिट बनाना पड़ेगा। पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा पहले, तो फिर इसका परमिट बना पड़ेगा। अगर एक तारीख दे दी आपका होगी टाइम, तो आपसे यहाँ से चलो, दूसरा कोई समुदाय आएगा, फिर ये इनका यहाँ परमिट बनता था। फिर देखो, अंग्रेज चाहते थे कि ग्रामीण जनता वाले गांव में और यह से वो खेतों में उनका अधिकार निर्धारित हो। भाई अपना अगर कंटिन्यू उन पे अधिकार रहेगा तो अपन क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा, टैक्स मिलेगा, इनकम होगी। तो एक जगह पर निवास करने वाले लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाले माना जाता है, क्योंकि घुमंतु लोगों को अपराधी माना जाता है। घुमंतु एक भाई वहां पे एक स्थान पे नहीं चरवाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, उनको टैक्स नहीं देंगे, तो उनको क्या मानते थे? अपराधी, दोषी ठहरा देते। भाई कालाबाजारी, क्या अपन कालाबाजारी पहले टाइम में ये थी, क्या था कि अगर आप यहाँ टैक्स दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो आप अपराधी घोषित करोगे। उनको भाई चाहिए थे, अंग्रेजों का राज था उस टाइम, उनको मजबूरी में देना पड़ता था। फिर देखो, औपनिवेशिक सरकार 1871 में कौन सा एक अधिनियम लिया? अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया। ये क्वेश्चन याद रखना आप। अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? 1871 में। व्यापारिक और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में शामिल कर दे। कब शामिल किया? 1871 में। कौन सा अधिनियम? अपराधी जनजाति अधिनियम 1871। या डेट याद रखना, 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लागू किए गए। क्यों किया लागू किया? कि उनको जो चरवाहे थे उनको क्या? अपराधी ठहराना। अपराधी सूची में शामिल सभी समुदाय को कुछ खास अधिसूचित गांव में बसने का आदेश दिया गया। बिना परमिट आवाजाही रोक लगा दी गई। भाई अगर जिसके पास परमिट नहीं है उसको बंद करवा लो, जो परमिट लाएगा उसको चराने दो। किसका थी? अंग्रेज ने। क्या भाई पहले परमिट लो, भाई किस तारीख से किस तारीख को पशु है इस तरह में सर सकते हैं। भाई जैसे कि अब 5 बीघा जमीन है, उसमें भी 200 से 250 है, अगर 500 है, अगर 100 है, अगर 200 है, तो उनके पहले परमिट बना कि किस नाम से क्या है क्या नहीं है, तो पहले आना पड़ता था। फिर क्या है? आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से अंग्रेज ने चरवाहों से चारा चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स लगा दिया। टैक्स वसूला। भाई धीरे धीरे प्रति मवेशी टैक्स दर में वृद्धि करी। भाई एक 50 जानवर है तो आप इस पे लोगे भाई 2000 रुपए। फिर धीरे धीरे क्या है, 2000 से 2500, 2500, 3000, ऐसे ऐसे करके टैक्स बढ़े। उतने तो भाई पशुपालन को मिल ही नहीं रहा ना भाई, वो सब चारा तो महंगा ही पड़े। इससे आता तो वो लेके आए भाई, 2 ट्रॉली कुछ भी ले भाई, चारा लेके आ, घर पे खिला दे, तो क्यों आए वहां? उतना उतना टैक्स दे देते। ऐसे अच्छा तो वहीं घर पे बैठ रहते भाई। एक स्थान से दूसरे स्थान एक अपन आए, फिर वहां आके अपन दूसरा चारा लेके वहीं उतना टैक्स दे रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? इससे अच्छा चारा वहीं मंगवा ले, अपन घर ही बैठे रहे भाई। एक स्थान गांव छोड़ के बंदा दूसरी जगह आया है, वहीं जाके ये टैक्स ले लेता, तो वहां करेगा क्या? इससे अच्छा घर भी बैठो, 2 ट्रॉली ला भाई और खिला पशुओं को। यही हो भाई, 25 रुपए वहां ले रहा तो 25 रुपए मेरा चारा आ जाएगा भाई। फिर देखते अपन आगे। 1850 से 1880 के दशक में टैक्स वसूली पर बोलियां लगाकर ठेकेदारों को सौंपा लगा। भाई ठेकेदार, अब जैसे मैं ही हूँ, मेरे पास 50, अंग्रेजों ने क्या बोला? ठेकेदार को दे दिया। मैं अब ठेकेदार, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, तो मैं बोलियां लगाऊंगा भाई साहब मैं ये 2000 में लूंगा, साहब मैं ये 25,000 में ठेके कब लूंगा? 1 साल के लिए। तो वो ठेकेदारों में तब्दील होगी। कब होगी? 1871 से 80 में। 50 से 80 में। 71 में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? 1871 में अधिनियम वो पशु वाला, बताओ। 1880 के आसपास सरकार ने अपने लोगों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना प्रारंभ किया। कब किया? 1880 के दशक में। सभी चरवाहों को पास जारी किया गया। पास यानी परमिट, जिसको दिखाने में टैक्स अदा करने वाले, अपन टोल टैक्स नहीं देते, जैसे कोई भी हो, खनन विभाग है, जहां जो भी ट्रॉली बाहर जाएगी, पत्थरों की हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बजरी को, तो क्या पहले परमिट चेक होगा कि भाई साहब परमिट है कि नहीं है, आपके पास टैक्स है कि नहीं है। रोल्टी जानते हो, रोल्टी कटती कि नहीं करती, वो सिस्टम था यहाँ पे। अदा करने पर 50 किसी चारागाह के दाखिल हो सकते थे। भाई परमिट दिखाओ और आ जाओ अंदर, खेत के अंदर। फिर बदलाव क्या गया है देखते हैं। इन बदलाव में चराओं की जिंदगी में किस किस तरह प्रभावित हुई? भाई ये अगर टैक्स लगाएंगे तो चराओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। सरकार द्वारा चारागाह को अपने कब्जे में लेकर खेतों में बदला जाने लगा। भाई टैक्स लिया, फिर क्या किया? सरकार ने चारागाह को अपने कब्जे में लेकर खेतों में तब्दील करिए। भाई काट लिया, भाई 5 बीघा कर दो भाई, इनको दे दो, खेतों में तब्दील करिए। जैसे चारों के उपलब्ध लेकर सिकुड़ने लगा। भाई मेरा 50 बीघा 100 बीघा पहले खुली पड़त थी, उसमें से ऐसे सरकार ने प्लॉट काट दिए, मान लो ये कर लिया, फिर तो बचेगी क्या? चरने के लिए कुछ जगह ही नहीं बची। तो ये मेन प्रभाव तो ये पड़ा एक तो।
अब गडरिया और पशुपालक अपने मवेशियों को पहले जैसी आजादी के साथ जंगलों में नहीं चरा सकते थे। भाई पहले जैसे अपन क्या किया भाई, पहले छोड़ देते, क्यों, जमीन पे कोई पाबंदी थी नहीं किसी पे, भाई तारबंदी कहीं नहीं की थी। अब तो क्या घर घर हो गई है तारबंदी, जिसके कारण पशु न तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता और न लंबा जा सकता, तो वो क्या सीमित सीमित क्षेत्र हो गया। जैसे ये है भाई, ये अपना खेत है, अपन ने क्या किया, धीरे धीरे ये छोटी छोटी जालियां कर ली। फिर चारागाह अगर पशु जाएगा तो कहां तक जाए, पहले तो ये खुला था, पूरे में सह सकती थी भाई, सुबह गई शाम को वापस आई। अब जाए कहाँ भाई, चरे भी कहाँ भाई, इतनी जो जगह है उसमें तो क्या चारा, अगर हो नहीं हो इसमें भी कोई रास्ता हो गया, लो अब कहाँ चरेगी। इस कारण मेन प्रभाव ये पड़े। फिर क्या, पहले घुमतू चरवाए चारागाह की अदला बदली कर देते थे, जिससे पिछले चारागाह फिर से हरे भरे, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, अगर यहाँ से वहां चले गए भाई, आज 6 महीने वहां चले, तब तक ये तो घास ऊपर आ जाएगी, फिर वापस लेके आ जाएंगे, तो ये सिस्टम था। पर वह जमीन है ही नहीं, तो वहां उगेगी क्या। फिर क्या है, चरों की आवाजाही पाबंदी लगाने पर चारों की अपनी कमी आने लगी, जानवर के लिए चारे की कमी पड़ने लगी, और अकाल पड़ने पर कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। दो का ये मैं 3-4 कारण थे। फिर आगे देखते क्या, चरों में इन बदलावों का सामना कैसे किया। चारागाह की समस्याओं के चलते कुछ चाराओं ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। भाई मेरे पास 250 थे, मैं चारा अगर ला ही नहीं सकता तो मैं क्यों पालूं, इससे अच्छा मैं पशु ही कम कर दूं ना भाई, झंझटी खत्म है ना। अगर 250 मेरे पास चारा उपलब्ध नहीं है, जमीन नहीं है, जगह नहीं, तो मैं चरवाऊंगा, इसलिए क्या करें 250 से मैं 50 देता हूँ। अगर अपनी कैपेसिटी है अपने इतने पाल लेंगे, अपनी सोर्स निकल जाएगा। इस कारण उन्होंने पशु कम करना शुरू कर दिया। कुछ चाराओं ने नए नए चारा का ढूंढ लिए, भाई कोई भाई किसी की भी अगर है तो नई चारा यानी नई जगह ढूंढ ली। रायका समुदाय स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तानी सीमा को पार कर सिंधु नदी के किनारे जानवर को नहीं चरा सकते थे। भाई पाकिस्तान अपने भारत पाकिस्तान अलग होने के बाद सीमा बन गई, सीमा बनने के बाद वो सिंधु नदी के आसपास पहले जो चरवाते तो पाबंदी होगी, पाबंदी वहां जा ही नहीं सकते, तो क्या चरवाए। भाई पाकिस्तान पास में था, सिंधु नदी के आसपास जो एरिया था उसमें घास होती थी, घास अगर वहीं पाबंदी लग गई है, वहां बॉर्डर अगर सीमा हो गई, तो वहां आगे पशु जा नहीं सकते, उनके भी सोर्स कम हो गया। ठीक है, वे अपने पशु को चराने के लिए हरियाणा के खेतों में ले जाने लगे। भाई पाकिस्तान में बंद हुआ, भाई राजस्थान की पाकिस्तान में सिंधु नदी अपने बॉर्डर पड़ गई, तो क्या करने का, राजस्थान पार करके हरियाणा चले जाएंगे, वहां तो आसपास क्लाइमेट था, वहां चलने लगे पहाड़ों में। फसल कटाई के पश्चात खाली पेट पड़े खेतों में अपने मवेशियों को चरा सकते थे, तथा इनके बदले जानवरों के मल मूत्र के खेतों की आवश्यकता खाद की प्राप्ति हो जाती। अपन अपने खेत में है, खेत में अगर पशुओं को चरा तो अपन क्या मूत्र और खाद प्राप्त हो जाएगी। कुछ धनी चरवाए जमीन खरीद कर एक जगह जमीन खरीद ली, वहीं बस जाए, नियमित रूप से खेती करने लगे। कुछ चरवाए व्यापार करने लगे। ठीक है, कुछ गरीब चरवाए सूखे खेरों से ब्याज कर लेकर दिन काटने लगे, तथा खेतों व कस्बों को मजदूरी करते हुए नजर आने लगे। कोई तो भाई व्यापारी बन गए, कोई पशु पालने लगे, कोई खेती करने लग गया, कोई कर्ज लेने लग गया। तो अलग अलग उन्होंने कैसे सामना किया भाई, कैसे पशु बनते। फिर अपन देख रहे अभी अफ्रीका में, अब यहाँ तो अपना भारत पढ़ लिया, अब अफ्रीका में क्या हो रहा है। अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज्यादा चरवा आबादी कहाँ, क्वेश्चन पूछ ले कि चरवाओं के आधी से ज्यादा आबादी किस इलाके में, तो आपको दे दे भारत, अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तो आप बता दो अफ्रीका की आधी से ज्यादा, यानी कि अगर 100% यहाँ है, मान लो 100% यहाँ है, इसका 3/4 तो कहाँ है अफ्रीका में, अपने क्या 1/4, कितनी 1/4। फिर आगे देखते अफ्रीका के प्रमुख चरवाहे समुदाय, जैसे अफ्रीका के ये समुदाय याद रखना, वहां अपने जो जहाँ थे ना, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भोटिया, गोला, ये सारे अलग अलग थे ना, तो यहाँ ये रखना क्या, बेदुइस, बरबस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान। निम्न में से कौन से अफ्रीकी समुदाय नहीं है, तो ये 4 में से ऑप्शन दे दिए, तीसरा अपन राजस्थान वाला दे दे। मान लो देखो, एक ऑप्शन दे दिया आपको बदुइस, बरबस और मसाई दे दिया, और एक दे दिया राइका। तो बताओ निम्न में से अफ्रीका के समुदाय नहीं है, तो आप बता देना। या अगर तीनों ऐसे अगर दे, मान लो ये अफ्रीका के निम्न में से अफ्रीका का समुदाय है, 3 अपने भारत वाला दे दी, एक दे दिया अफ्रीका वाला, तो आप वो टिक कर देना। अगर मैं ये भी दे दे नहीं है, तो 3 ये दे देंगे और चौथा अपना वाला देंगे। ये क्वेश्चन बनने का ये तरीका है। निम्न में से कौन सा अफ्रीका में चरवा जीवन नहीं किया, कौन सा समुदाय नहीं है, तो ये 4-5 तो ये नाम याद ही रखना। ये बरबस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्कान, ये याद रखना आप। क्वेश्चन गलत करने के ये अंडरलाइन, जहां पे भी आप नोट देखो यहाँ अंडरलाइन कर देना आप, ये वाले, या यहाँ स्टार लगा देना कि अफ्रीका में पाए जाने प्रमुख चरवा। भारत वाले अपन पहले देख लिया, अफ्रीका वाले देख लेते हैं। अफ्रीका में अधिकांश चरवा समुदाय जो अरसुस घास के मैदानों में सूखे रेगिस्तानों में निवास करते थे। तो अफ्रीका में भी भाई ऐसा है नहीं, अफ्रीका ऐसा है, वही रेगिस्तान है, सूखा इलाका वहीं पे भी है। अफ्रीका के चरवा समुदाय मुख्य रूप से गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते थे, तथा दूध, मांस और पशुओं की खाल, ऊन बेचकर अपना गुजारा करते थे।
भाई ये पालते थे, उन्होंने भाई घी दूध वगैरह कर लिया, इन्होंने क्या करते थे, दूध मांस पशुओं की खाल वगैरह ऊन बेच के अपना आर्थिक स्थिति या अपना रोजी रोटी निकालते थे। कुछ चरवाहे व्यापार, यातायात और खेती संबंधी कार्य अलग अलग है, कोई पशु पालेगा, कोई यातायात करेगा, कोई खेती करेगा, अपना अपना कार्य अलग अलग था उस टाइम में। मासाई पशुपालक मुख्य रूप से पूरी अफ्रीका में निवास करते थे। ये आपको क्वेश्चन पूछ ले, मासाई अफ्रीका या पूरी अफ्रीका, ये क्वेश्चन आपको लिख लेना। पूरी अफ्रीका में, पूरी अफ्रीका में कौन सा समुदाय, कौन सा समुदाय निवास करता है, कौन सा समुदाय निवास करता है, तो आप बता दो कौन सा। मासाई पशुपालक के मुख्य रूप से पूरी अफ्रीका में निवास करते थे। फिर क्या है, लगभग 3 लाख मासाई दक्षिण केन्या में और 1.5 लाख कहां पे, तंजानिया में निवास करते हैं। 3 लाख मासाई दक्षिण में और 1.5 लाख तंजानिया में। नए कानूनों और बंदिशों में मासाइयों से उनके जमीन छीन ली गई और आवाजाही में पाबंदी लगा दी गई। फिर अपने चारगो का क्या हुआ भाई, वो तो सारा टैक्स हो गया, किसी ने आर्थिक स्थिति सुधार ली, कोई यातायात करने लगा, कोई खेती करने लगा, कोई क्या रोजगार। फिर उन्हें हुआ क्या, चारागो होगा। फिर क्या है, औपनिवेशिक शासन में पूर्व मसाइल, ये अफ्रीका में एक जगह पड़ती है, बासाइलेट का इलाका पूरी कीनिया से लेकर तंजानिया के स्टेपी घासों के मैदान पर फैला हुआ था। यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका पर कब्जा कर उनके छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील कर दिया। भाई छोटे छोटे टुकड़े करके, भाई कबीले नहीं होते थे, छोटे छोटे कबीलों में स्थापित कर लिए। फिर ब्रिटिश कीनिया और जर्मन ने 1885 में अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाईलैंड में 2 बराबर भागों में, जैसे ये पूरा एरिया था, इसको 2 बीच में भागों में बांट दिया, 2 भाग कर दिए इनके। फिर क्या है, औपनिवेशिक सरकार ने गौरव को बसाने के लिए अच्छे चारा को अपने कब्जे में ले लिया और मासाइयों को दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे सूखे यानी गोरे लोगों को क्या दे दिया भाई, अच्छे चारा थे जो बड़े बड़े जो गोरों को लोगों दे दिए। फिर पीछे क्या किसको दे दिया, दक्षिण कीनिया वालों को और तंजानिया वालों को। औपनिवेशिक शासन के दौरान मासाइयों ने लगभग 60% जमीन उनसे छीन ली। कितनी, 60%। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों की खेती को क्षेत्रफल को बढ़ाने के हेतु प्रोत्साहित किया, जिससे धीरे धीरे वहां के चारागों में खेती में तब्दील होने लगी। भाई पहले पशुपालन धीरे धीरे खत्म हो गया, जमीन ली, बढ़िया किया, फिर उन्होंने वहां पे खेती करने लगे। तो उनका क्या, पशुपालन थोड़ा सोर्स कम कर लिया और खेती पे ज्यादा ध्यान, क्यों पशुपालन चारा नहीं मिलता था, तो क्या करे भाई, 250 से 50 कर ले, घर घर खर्चा निकल जाए। फिर क्या करे, अपन खेती वगैरह करे, घर पे बैठे रहे, ना तो आना नहीं जाना नहीं घर पे। फिर बहुत सारे चाराओं के शिकार का बना दिया गया, यानी शिकार करने वाले। इन शिकार करने अब चाराओं में प्रवेश कर पाबंदी लगा दी। अब वे ना तो शिकार कर सकते और ना ही अपने जानवरों को चरा सकते थे। मसाई मारा व ये याद रखना, मासाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क कीनिया तथा सेरेगेटी पार्क तंजानिया जैसे शिकारगाह इसी प्रकार अस्तित्व में आए। मसाइनों को छोटे छोटे इलाकों में धकेल दिए जाने लगे, चारागाहों पर स्तर गिरने लगे, धीरे धीरे चारे की कमी होने लगी और मवेशियों का पेट भरना मुश्किल हो गया। ये अपने अफ्रीका वाले, ये देख लो काले, ये अपने अफ्रीका वाले कहाँ के, ये अपने अफ्रीका वाले, ये अफ्रीका वाले कौन है, चरवाहे, ये चरवाहे, ये देख लो, ये जा रहे बकरियों भेड़ बकरियों को चरवाने वाले। फिर आगे देखो, ये लो, ये बकरियां चर रही है, आप खेल खेल कर रहे, कौन, अफ्रीका वाले। ये देख लो, गूगल पे सर्च मारना, मैं नहीं मारे, आप भी सर्च मारना। ये भी देखो, घुमन तो चारों खेत खाली है, खेत खाली है, आए भेड़ बकरियां लेके खेत खाली साहब के अपने पास 2 महीने आपके फसल कट गई है, तो अब मैं 2 महीने के लिए चरा लूं, यही सिस्टम रहेगा भाई। इनको खाद और मूत्र मिल जाएगा, इनको अपनी भैंस वगैरह जो भी गाय है, भैंस भेड़ बकरी ऊंट जो भी हो वो अपने चर लेंगे, उनको खाद मिल रहा है, क्यों, अगली फसल अच्छी होगी, उनके लिए इनको करना पड़ेगा। फिर अगले देख लेते हैं अपन थ्योरी। ये मसाई का याद है, मसाई का अर्थ है मेरे लोग, ठीक है। मसाई घुमंतु और चरवाओं समुदाय के लोग हैं जो आजीविका हेतु दूध और मांस पर आश्रित थे। किस पे, मसाई लोग किस पे आश्रित थे, दूध और मांस पे आश्रित थे। ये अर्धशुष्क विषुववर्तीय इलाके में निवास करते थे जहां सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रहती थी। फिर ये मसाई फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध मानते थे। भाई हल नहीं चलाओगे फसल कैसे, कौन विरुद्ध मानते थे, मसाई वाले क्या मानते थे, हल नहीं चलाएंगे तो ऐसे कैसे फसल उगेगी भाई। ये तो अपने को क्या मानते ही नहीं है, क्या मानते थे, जमीन पर चलाना प्रकृति के विरुद्ध, ऐसा करने से वो जमीन को चरवाई के लायक नहीं रहती। भाई अगर आप हल भी नहीं लगाओगे तो वहां चराए, भाई कोई कंटीली कुछ भी घास हो, आप कुछ हल नहीं चलाओगे तो वहां उगेगा क्या, वो तो बंजर की बंजर।
एक मैदान का मैदान ही पड़ा रहेगा, अगर उस पर करना है तो खुद तो हल चलाना पड़ेगा। फिर बदलती परिस्थितियों के अनुसार मासाइयों ने को मक्का, आलू, चावल, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों पर निर्भर होना पड़ा और उनके इलाके में पैदा नहीं होते थे भाई, उन पर निर्भर करना पड़ा। वो तो हो ही नहीं रहे, अगर वहां खेती नहीं करे, अगर वो हल ही नहीं जोत रहे तो वहां ये फसलें होगी कहां से? वो तो उनके विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध मान रहे। मासाइयों की तरफ अफ्रीका के अन्य संसाधनों व चराओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया कोआलेड चरवाहे निवास करते थे। कोआलेड चरवाहे कोआलेड चरवाहे का ओकोलेड के बीच में जाते रहते थे। आसपास के बाजारों में जानवर की खाल और खाल, गोबर और मूत्र, ये अलग अलग खेतों में काम करने के लिए क्या मार्केट में सेलिंग कर देते। फिर क्या नई भौगोलिक सीमाओं ने कोलोइड चारों में आवागमन पाबंदी लगने लगी, जिसके उनकी जीवनी मुश्किल हो गई। भाई पाबंदी लगेगी, मुश्किल होनी है। फिर आगे देखते, ये पिक्चर से आपने देख लिए भाई, खेत खाली है, आगे पशुपालक चरवाने के लिए। फिर देखते हैं अब अपन चैप्टर ये का आधुनिक चरवाहा पूरा हो ही जाएगा। मासाईलैंड में आए बदलाव में सभी चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक शासन में पूर्व मासाई समाज कितनी सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था, ये याद रखना। ये क्वेश्चन पूछे, कितने औपनिवेशिक शासन में पूर्व मासाई समाज कितनी सामाजिक श्रेणियों में विभाजित था? तो दो। कौन कौन सी थी? वरिष्ठ जन और योद्धा। योद्धा का काम क्या था? उनकी रक्षा करना। क्या इसमें अधिकतर नौजवान शामिल होते थे? भाई रक्षा कौन कर सकता? नौजवान कर सकते थे। उनका क्या काम था? भाई जो भी समुदाय पे रक्षा करनी है तो किसका काम था? योद्धाओं का। जिनका महत्वपूर्ण कार्य था कबीलों की रक्षा करना और दूसरे की कबीलों की संपत्ति या मवेशियों पर हमला करने, उनको छीन कर वापस लाना। ठीक है। और वरिष्ठ जन क्या करते थे? ये एडल्ट शासन चलाते थे। समुदाय जो भी समुदाय से विचार विमर्श करना था, जो आर्ग्यूमेंट थी, दो किसानों के बीच जो झगड़ा होता, उनके बीच विचार विमर्श करना था, तो उनका समाधान कौन करते थे? एडल्ट यानी वरिष्ठ जन के मामले में विचार विमर्श करके महत्वपूर्ण फैसले लेने का। जैसे सरपंच वगैरह नहीं आता अपने, मुखिया जी वगैरह, तो उनका काम, ये अपनी काम किसका काम था? वरिष्ठ जन का, एडल्ट का काम था। जो बड़े अपने बुजुर्ग वगैरह मुख्य काम नहीं करते थे। जैसे अपन की बात है, भाई साहब दो बीच में विवाद हो, सर मेरी जमीन इतनी थी, मेरी थी 2 बीघा मेरी आती थी, 2-4 बीघा इन्होंने ले लिया, ऐसे तो विवाद कौन? या गांव का मुखिया या बड़ा लोग वो करता था, तो वहां वरिष्ठ जन करते थे। और युद्ध का काम क्या था? रक्षा। जो अगर मेरी जमीन थी, किसी किसान ने छीन ली, तो युद्ध का काम था वो उसको वापस लेना और समुदाय की कबीलों की रक्षा करना। अंग्रेज सरकार ने कई मसाई उप समूहों को मुखिया तय कर दिया अंग्रेजों ने। उनके आसपास अपने कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई। किनको? वरिष्ठ जनों को और मुखियाओं को। बाद में उनके आपसी हमलों और लड़ाइयों की पर पाबंदी लगा दी। इससे वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की दोनों ताकतें कमजोर होगी। उन पर पाबंदी लगा दी, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। मुखिया उन अंग्रेजों अलग संस्थाओं के अलग अलग कबीलों के मुखिया कर दिए। तो उनके पद कौन से गिर? वरिष्ठ जन और योद्धाओं के दोनों के पद हटा दिए। फिर देखो, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त मुखियाओं के जीवन स्तर पर क्या परिवर्तन आए। नियमित आमदनी होने से वे अपने साजो सामान और जमीन खरीदने लगे। वे अपने पड़ोसियों को कर्ज पर पैसा लेने लगे। अधिकतर पुरुष शहर में जाकर व्यापार करने लगे तथा बीवी बच्चे गांव में रहकर उनकी देखभाल करते थे। अर्थात इनके चरवाई दोनों प्रकार की आमदनी होती थी। चरवाई दोनों प्रकार की आमदनी होती थी। अगर किसी संकट के कारण इनके जानवर घट भी जाते तो ये जानवर खरीद भी सकते थे। इनके पास सोर्स था, इनकम थी। अगर घट भी गए या मर भी गए तो आप ये इनके पास सोर्स था, ये जानवर और खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवर के सहारे जिंदगी गुजार रहे थे, उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के साधन नहीं होते थे। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं 50 जानवर और खरीद लूंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास सोर्स ही नहीं, तो मैं जानवर और खरीद लूं क्या? तो उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा था और संकट के समय उनका सब कुछ समाप्त होगा। अगर जो जिसके पास थोड़ी बहुत भी इनकम है तो वो क्या 50 जानवर 60 जानवर और ले लेगा। जो जिसके पास है ही कुछ नहीं, वो पशुपालन पर निर्भर है, उसके भी पशु मर गए। अगर बाई चांस किसी ने ले ली तो उसको आर्थिक स्थिति तो वैसे भी डाउन है। अब देखो, जिन चरों के आसपास साधन नहीं होते थे, वे संकट के समय अपनी समय के काम की तलाश से आसपास शहरों में जाते तथा जहां उन्हें कच्चा कोयला जलाने का काम या सड़क भवन, अगर पशुपालन है ही नहीं, चारा है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? या सड़क का काम करेंगे या किसी फैक्ट्री में लगेंगे या कोयले का काम करेंगे या खेती का करेंगे। कहीं मजदूरी तो करनी पड़ेगी भाई, पेट पालने के लिए कुछ तो कुछ करना। पशु तो है ही नहीं, पशु का भाई मेरे पास जो पैसा है तो वो तो ले आएगा, जिसके पास नहीं और तो कुछ तो देखना पड़ेगा भाई, धंधा पानी और तो कुछ देखना पड़ेगा ना। कोई सड़क का काम करेगा, कोई कोयले का काम करेगा, कोई खेती बाड़ी करेगा, कोई मजदूरी करेगा, कोई पत्थर का काम करेगा। तो अपने अपने अलग देख लिया उन्होंने। फिर निष्कर्ष क्या निकले भाई? ये सारे हो तो गए, निष्कर्ष क्या निकले चारों के? भाई यहाँ इतना देर अपन 1.5 घंटे से या 50-40 मिनट से पढ़ रहे हैं,
हम निष्कर्ष क्या निकला, चरवाहे आए गए, इतनी जाते थी, इतनी नहीं थी, यहाँ पर टैक्स लगा दी, वहां नहीं लगा दी, निष्कर्ष क्या निकला पूरे चरवाहे का, देखते हैं क्या निकला। नए कानून और सीमाओं के उनका आवागमन बाधित हो गया, चरागाहों के समाप्त होने से जानवरों को चरना मुश्किल हो गया, ठीक है। शेष चारागाहों के अत्यधिक इस्तेमाल से बेकार हो गए। फिर क्या है, सूखे की समस्या लगातार बढ़ने से जानवरों की तेजी से मृत्यु होने लगी। भाई सूखा पड़ गया, सूखे पड़ने से जानवरों की मृत्यु होने लगी, उनको चारा प्राप्त नहीं होता था, उनकी मृत्यु होने लगी। फिर क्या है, चरवाहे बदलते वक्त साथ खुद कैसे डालते थे, खुद को कैसे डालते थे, देखो वे अपने आवाजाही का रास्ता बदल देते थे, भाई सोर्स बदल देते थे। पशुपालन पर नहीं मिल रहा है तो क्या करें, दूसरा काम तो करना पड़ेगा, या किसी के पास मजदूरी करें, या किसी पत्थरों के काम, या सड़क करेंगे, कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। तो उसने सोर्स चेंज कर लिया भाई पशुपालन की, भाई चलो अपन पशुपालन छोड़ देते। क्यों छोड़ देते, अपन मिल तो कुछ रहा ही नहीं है ना, तो इसलिए छोड़ देते। बहुत सारा निष्कर्ष ये निकाल दिया भाई अपन छोड़ देते। जानवर की संख्या में कमी कर लेते थे, जिसके पास 250 थे वो 10-20 रखने लगे। भाई एकदम क्या करे भाई, उनपे मिल ही नहीं रहा है सोर्स, अगर वहां पे चारा ही नहीं है तो करेंगे, निष्कर्ष ये निकल देते, फिर उन्होंने छोड़ दी। फिर क्या, नए इलाकों में प्रवेश करने के लिए ये समूह लेन देन करते थे, भाई नए इलाकों में जाए तो टैक्स तो देना पड़ता, वो राफ और मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाते थे। भाई क्या करें, सरकार तो मामला सुने, कोई तो सुने, भाई लोग नहीं सुने, सरकार के पास दावा रखते थे। फिर क्या, जिन संस्थाओं ने उन्हें हटाने की कोशिश की जाती थी उन पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए संघर्ष करते थे, अपना आंदोलन लगते। जैसे ये संस्था है यहाँ, ये हटाने की कोशिश करे तो वहां क्या करते, आंदोलन करते थे। जंगलों के रख रखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते थे, भाई जंगलों में अपना हिस्सा, रख रखाव एंड प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए अपना हिस्सा रखते थे। भाई हमें भी दो, हमें आपने टैक्स जरूर लिया है तो हमें चरवाने के लिए कुछ जमीन वगैरह दो। तो उन्होंने क्या किया, पूरी कोशिश की, भाई सरकार से आंदोलन किया, ठीक है। वे अपने आवाज के रास्ता बदल लिए, भाई उन्होंने सोर्सेज चेंज कर लिए, पशुपालन छोड़ ही दिया दूसरे में, और उन्होंने क्या, पशु कम कर लिए, नए लोगों में प्रवेश करने संभव लगे, राहत और मदद के लिए दूसरे पर सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने लगे। फिर क्या करने के, जिन स्थानों पर हटाने की कोशिश की उन पर अधिकार करने उन्होंने वापस फैसला लिया, भाई उनको भाई पाबंदी लगाए, उन पर खिलाफ तो लड़े, ऐसे तो नहीं प्राप्त होगी बैठे बैठे। फिर उन्होंने किया, जंगलों में रख रखाव और मैनेजमेंट के लिए अपना हिस्सा भी मांगते थे। ये अपना चरवाहे पूरा हो गया, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड हो जाएगी, ठीक है। ये आधुनिक चरवाहा, ये थोड़ा क्या पढ़ने वाला है भाई, याद एक एक लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें समझाने वाला था, मैंने बता दिया। जैसे ये जातियां थी, कौन कौन सी थी, राजस्थान में कौन सी है, पश्चिम राजस्थान कौन सी, दक्षिण अफ्रीका में कौन सी है, ये अलग अलग अपना हर चीज में देख ले भाई। ये है कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखने तो पड़ेंगे आपको, क्यों लिखने का, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं भाई। इसमें कैसा, कहाँ थे, कौन से घुमंतु चारों थे, कौन से समुदाय थी, उसको क्या जाते थी, कहाँ जाते थे, कहाँ नहीं जाते थे, उसमें समझाना तो है ही नहीं। याद बात, ठीक है मैंने बता दिया, मगर ये टॉपिक था आपको याद करने वाला। जैसे अपन पाचन जनन वाला कुछ थे, अगर आप कुछ लॉजिकल वाला क्वेश्चन थे तो आप बता ही देता, पर क्वेश्चन कैसे बनते वो मैंने बता दिए, याद आपको करना है भाई। इसमें थ्योरी है, ओनली थ्योरी, एक इसमें थ्योरी, और एक अगर अगला है अपना पशु कृषि, और उसमें वन्य जीव है, वन्य संसाधन, उसमें पूरी थ्योरी है। आपको एक लाइन टू लाइन याद रखनी, कौन सा आपको मैप के अनुसार, एक तो समुदाय याद रखने भाई, कौन से कहाँ के समुदाय है, कहाँ से नहीं है, एक तो अफ्रीका का कौन सा समुदाय, कौन सी जाति कहाँ की है, कौन सी जाति कहाँ नहीं है, किस पे सोर्स था, भेड़ बकरियों पे था, गाय भैंस पे था, ऊंट पे था, किस समुदाय ने किस पे संघर्ष किया है और कहाँ गए थे, ये आपको परिभाषाएं याद रखनी है। ये अपना आधुनिक 4 चैप्टर पूरे हो, कौन कौन से, जंतु में जनन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और आधुनिक चरवाहे, ये 4 टॉपिक। अगला टॉपिक अपन कौन सा लेके आएंगे, कल अपन क्लास देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।